हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन चैप्टर नंबर 14। बेटे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने। बेटे हमारे पास बिजनेस में जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं या हमारे पास कोई भी इंटेंजिबल एसेट होती है, अभी दोनों के अंदर हम लोग डिफरेंस को भी एक बार दोबारा बता देंगे, या मैं बस आपसे बोलूं कि हमारे बिजनेस में जो एसेट्स होती हैं, या फिर मैं बस आपसे बोलूं हमारे बिजनेस के अंदर जो एसेट्स होती हैं। सर कौन सी एसेट्स? मैंने यहां पर स्पेसिफिकली लिखा बेटे एसेट्स। अब इस एसेट्स के अंदर कौन थी सर? बेटे जो एसेट्स टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जो हमें लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट्स देती हैं और फिक्स रहती हैं बेटे। सर आप एग्जाम्पल बता सकते हैं? अरे बच्चों कैसी बात कर रहे हो, अब तो आप 11वीं क्लास खत्म करने वाले हो। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। आपने हमेशा याद रखना है बेटे लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती है, ठीक है? तो सिर्फ यहां मैंने बिल्डिंग वर्ड लिखा है, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती है बेटे। लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती बेटे। जो भी हमारी एसेट्स होती हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, हम जब उनका यूज करते हैं बच्चों, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स है, हमने बेटा उनका यूज करना स्टार्ट किया। मान लो हमने प्लांट एंड मशीनरी को अपनी फैक्ट्री में यूज करना स्टार्ट किया, तो बेटे उसको यूज करते 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 1 साल निकल गया। आपने 1 साल पहले इस एसेट को परचेज किया था, आपने 1 साल उस एसेट को यूज किया, उस मशीनरी को यूज किया। बेटे जब एसेट को आपने यूज किया होगा तो मशीनरी धीरे 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 बेटे उसके पुर्जे पुराने होते चले गए होंगे। अब वो जो 1 साल पहले जिस तरीके से वर्क करती थी उसको बीच बीच में रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ रही होगी, सर्विसिंग की भी जरूरत पड़ती होगी बेटे। तो होता यह है कि टाइम के साथ साथ जब आप एसेट को यूज करते हैं, टाइम के साथ साथ जब आप एसेट को यूज करते हैं तो बेटे उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है, उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। वो 1 साल पुरानी हो गई बेटे, आफ्टर 1 ईयर वो 1 साल पुरानी मशीनरी हो गई, 1 साल पुरानी प्लांटेड मशीनरी हो गई बेटे। तो ये जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आना हुआ बेटे, ड्यू टू यूसेज और ड्यू टू टाइम, इसको अकाउंट्स में कहा जाता है डेप्रीसिएशन। इसको अकाउंट्स में कहा जाता है डेप्रीसिएशन। ठीक है बेटे? तो डेप्रीसिएशन को अगर मैं एक डेफिनेशन दे दूं तो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ही पढ़ा था, यहां भी पढ़ लेते हैं। इट मींस इट मींस fall in the value of
फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज, या तो आप उसको यूज कर रहे हैं और विद इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के साथ साथ, इफ्लक्स ऑफ टाइम। ओके सर, बेटे टाइम आगे जाता रहता है, आपका मॉडल पुराना होता रहता है, उसमें गिरावट आती रहती है, आप यूज करते रहते हैं बेटे उसको, उसके पुर्जे पुराने होते रहते हैं। ओके सर, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स और लिखवा रहा हूं, लेकिन मैं उसको डिस्कस अभी 10 मिनट के बाद करूंगा। और ड्यू टू ऑब्सोलेंस, OBSOLES CENCE, ऑब्सोलेंस, और एक्सीडेंट। अभी हम इस पे बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन बस आप अपने माइंड में इतनी सी बात रख लो कि किसी भी एसेट की, किसी भी टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आना डेप्रीसिएशन कहलाता है। आप जब एसेट को यूज करते हैं तो बेटे उसकी वैल्यू में धीरे धीरे कमी आती है, वो जो कमी आती है ना बेटे, उसको डेप्रीसिएशन कहा जाता है। ओके सर, हमें इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन सीखना है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, हमें इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन सीखना है। वो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आप परेशान मत हो, धीरे धीरे सीखेंगे, पहले आप बात को समझते जाओ। ओके सर, बेटे आगे की बात करते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे 3 वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं बेटे आपके साथ यहाँ पर अभी 3 वर्ड्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, हेडिंग डालेंगे कॉजेज ऑफ, या बेटे रीजंस ऑफ, रीजंस ऑफ डेप्रीसिएशन। कॉजेज ऑफ या रीजंस ऑफ डेप्रीसिएशन। हम लोग बेटे अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। सर ये वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमने चैप्टर नंबर 3 में बात करी थी, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर आया था। हाँ बेटे, हाँ बेटा, वहीं पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे। तो डेप्रीसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डेप्रीसिएशन पर बात करता है। अब हम बेटे कॉजेज या रीजंस ऑफ डेप्रीसिएशन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, पहला कारण डेप्रीसिएशन का मतलब एसेट की वैल्यू में कमी आने का पहला कारण। बेटे यहां मैं लिख भी देता हूं, रीजंस का मतलब होता है कारण, कारण ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के कारण, कि डेप्रीसिएशन लगने के क्या क्या कारण है हमारे पास। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, यूज ऑफ
एसेट्स। यूज ऑफ एसेट्स, आप एसेट्स को यूज कर रहे हैं। यूज ऑफ एसेट्स, leads to its wear and tear and thus fall in its value। वियर एंड टीयर, आप जब एसेट को यूज करते हो तो बेटे उसके अंदर वियर एंड टीयर होता है, गिरावट आती है, घिसते हैं बेटे उसके पुर्जे। जब आप उसके पुर्जे, उसके इक्विपमेंट्स, उसमें यूज होने वाली बातें जब घिसने लगेंगी बेटे, वियर एंड टीयर होगा, तो उसको कहा जाता है रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला कारण, आप एसेट को यूज करते हो। दूसरा कारण बेटे, इफ्लक्स ऑफ टाइम। दूसरा कारण बेटे, इफ्लक्स ऑफ टाइम। पहले आप इसको समझो, उसके बाद मैं इसको लिखवाऊं। बेटे ये है रामलाल। रामलाल ने कार परचेज की 1 जनवरी 2020। बेटे कार की वैल्यू है 5 लाख रुपए। कार की वैल्यू है 5 लाख रुपए। रामलाल साहब इस कार को यूज ही नहीं करते साहब, गोडाउन में खड़ी है बस, और टाइम आगे निकलता जा रहा है। बेटे 31 दिसंबर 2020 आ गया, 1 साल हो गया बेटे, रामलाल साहब इस कार का यूज ही नहीं कर रहे। एक साल निकल गया बेटे, 1 साल से कार उनके गोडाउन में खड़ी है, रोज उसकी सफाई करवाते हैं, रोज उसको धुलवाते हैं, रोज उसके टायर धुलवाते हैं, एकदम नई की नई कार उनकी गोडाउन में खड़ी। तो क्या बच्चों इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? सर लगेगा बेटे, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कहता है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज करी और उसके बाद आपने बेटे उस एसेट को यूज किया या नहीं करा, वेदर पुट टू यूज और नॉट पुट टू यूज, वेदर पुट टू यूज और नॉट पुट टू यूज, आपने चाहे उसको यूज किया चाहे आपने उसको यूज नहीं किया, चाहे आपने उसको यूज किया चाहे आपने उसको यूज नहीं किया, उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब उस कार पर डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि बेटे उसका मॉडल भी 1 साल पुराना हो गया। बेटे हर एसेट की अपनी एक डेफिनेट लाइफ होती है, हर एसेट की। जब आप एसेट करते हैं ना, परचेज करके लाते हैं, उसकी एक अपनी डेफिनेट लाइफ है। फॉर एग्जांपल मान लो इस कार की कंपनी ने कहा कि हमारी कार की जो डेफिनेट लाइफ है वो 10 ईयर्स है। इसकी जो डेफिनेट लाइफ है वो 10 साल है। तो उस 10 साल में से 1 साल तो निकल गया, अब बाकी के 9 साल रह गए। यानी सर
5 लाख रुपए की जो वैल्यू है कार की, वो 10 साल के बाद जीरो हो जाएगी या उसकी स्क्रैप वैल्यू तक आ जाएगी। हाँ बेटे, या उसकी स्क्रैप, यानी सर इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि अगर कार की कोई भी स्क्रैप वैल्यू ना हो, मान लो उसको जीरो मान लें स्क्रैप वैल्यू को, और 10 साल इसकी लाइफ है, यानी इस कार की वैल्यू हर साल 50,000 रुपए से कम होती चली जाएगी, क्योंकि 10 साल के बाद तो कार की लाइफ ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर एसेट की अपनी एक डेफिनेट लाइफ होती है। हाँ बेटे, हम यही बताना चाह रहे हैं। इसको कहा जाता है फ्लक्स ऑफ टाइम। ओके सर। बेटे सारी बातें आपको लिखना जरूरी है। Some assets have a finite life period, like लीज। आपने लीज पे कोई एसेट ले ली, ऑन द एक्सपायरी on the expiry of the life period, the asset will cease to exist। वो एसेट बेटे अब आपके सामने नहीं रहेगी, जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा एसेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अदर एसेट्स like plant and machinery may not have a finite life। In their case, the life is estimated। उनकी कंपनी उनकी लाइफ एस्टिमेट कर देती है बेटे। यहाँ पे तो जैसे लीज पीरियड कंप्लीट हुआ, आपकी एसेट एग्जिस्ट करना ही बंद हो गई। प्लांट एंड मशीनरी हो, अदर एसेट्स हो बेटे, उनकी कंपनी उनकी लाइफ हम लोगों को बताती है। उनकी एक अपनी पर्टिकुलर लाइफ होती है। जैसे मैंने इस कार में 10 साल की लाइफ ली है, मैंने 10 साल की लाइफ ली है, तो इस केस के अंदर बेटे जैसे ही वो लाइफ के अकॉर्डिंग हम उसके डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन एस्टिमेट कर दिया। ओके सर। यानी सर पहला कारण था नॉर्मल वियर एंड टियर, यूज ऑफ एसेट। दूसरा कारण आ गया टाइम, फ्लक्स ऑफ टाइम। थर्ड कारण की बात करेंगे बेटे, जो मैंने कहा था आपको कि मैं आपसे भी डिस्कशन करता हूं, जो वर्ड था हमारे सामने ऑब्सोलेंस। जो वर्ड था हमारे सामने ऑब्सोलेंस। सर ये ऑब्सोलेंस वर्ड कब आता है? बेटे देखो, आप मेरी बात को समझो। जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती, जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती और उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जबकि अभी वो एसेट यूज हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटे हमारे पास एक फोन है जो अभी बेटर कंडीशन में है, जो अभी बेटर कंडीशन में है। मान लो हमारे पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, स्मार्टफोन आ गए थे बेटे, एंड्रॉइड वाले स्मार्टफोन आ गए थे बेटे। उससे पहले ये नोकिया का फोन है बेटे, यहाँ पे कोई स्मार्टफोन वाली बात नहीं थी। जैसे ही नई टेक्नोलॉजी सैमसंग इंडिया में लेकर आया बेटे, एंड्रॉइड फोन ले आया सैमसंग,
तो सब लोगों ने बेटे नोकिया फोन को छोड़कर अपने टेस्ट को चेंज कर लिया बेटे और नई टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए। भले ही अभी उनका फोन ये चल सकता था, इसमें कोई खराबी नहीं थी, आराम से चल रहा था फोन, लेकिन बेटे जैसे ही मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई, ये वाली टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई और हमने बेटे इसको डिस्कार्ड कर दिया, हमने इसको छोड़ दिया। तो जब किसी भी नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से आप अपनी पुरानी वाली टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो बेटे उसको कहा जाता है अकाउंट्स की भाषा में ऑब्सोलेंस, और ये भी एक कारण होता है डेप्रिसिएशन का। ओके सर। इफ a better and cost effective machine becomes available, old machine may have to be discarded even though it is capable of being used। लिखा हुआ है साफ साफ, भले ही वो अभी बेटे कैपेबल है यूज होने के, लेकिन उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। thus it leads to thus it leads to reduction of useful life of the asset। ओके सर, ये बेटे तीसरा कारण है डेप्रिसिएशन। बेटे फोर्थ कारण जो अनफॉर्चुनेटली होता है बेटे, एक्सीडेंट। किसी को नहीं पता होता, अनफोर्सीन इवेंट है बेटे फ्यूचर का। एक्सीडेंट, अचानक से होने वाली दुर्घटना, लॉस मे बी परमानेंट but is not continuing and gradual। तो बेटे ना तो वो कंटिन्यूइंग होगी ना वो ग्रेजुअल, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपकी एसेट तो खराब हो गई, आपकी एसेट एक साथ खराब हो जाएगी, और एसेट का एक साथ खराब हो जाना, एसेट का एक साथ खराब हो जाना आपके लिए क्या कहलाएगा? आपके लिए कहलाएगा डेप्रिसिएशन। ओके सर। बेटे इसमें एक लाइन आप और लिख लें कि हमारे पास पहले जो दो कारण हैं, यूज ऑफ एसेट्स और इफ्लक्स ऑफ टाइम, जो फर्स्ट टू फैक्टर्स हैं वो रेलिवेंट हैं डेप्रिसिएशन के लिए, बिल्कुल मोर देन रेलिवेंट है। जो फैक्टर नंबर थर्ड एंड फोर है उसको कंसीडर किया जाता है ओनली व्हेन दे अगर दे डू नॉट हैपन टू ऑल द एसेट्स। बेटे ये दोनों चीजें हर एसेट में नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हर एसेट के साथ ऑब्सोलेंस और एक्सटेंट हो जाएगा। पहले दो कारण ही रेलिवेंट है बेटे, पहले दो कारण ही रेलिवेंट है।
बेटे वो पॉइंट भी मैं आप लोगों को ना लिखवा देता हूँ जिससे कि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके सर, बच्चे साथ साथ लिखेंगे। ऑफ द अबव only the first two factors are considered relevant to depreciation. Factors third and fourth are considered only when they occur. They do not happen to all the assets. To all the assets. एक बात बेटे मैं और यहां सितारा बना के लिखवा रहा हूं। It should be noted that it should be noted that when we discuss depreciation, we consider only tangible fixed assets. It should be noted that when we discuss depreciation, हम जब भी कभी डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, आपको अपने पास अपने माइंड में क्या रखना है? ओनली कंसीडर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ओके सर, यानी बेटे हम लोग यहाँ पर कोई इंटेंजिबल एसेट्स की बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की बात करने वाले हैं। ओके सर, बेटे अब हम यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स। हम यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे बेटे, और ये तीनों टर्म्स आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ओके सर, बेटे फर्स्ट टर्म है डेप्रिसिएशन, ये तो हम डिस्कस कर चुके। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिस्कस। सेकेंड टर्म है बच्चों हमारे सामने एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन मैंने आपसे जब स्टार्ट किया चैप्टर तो वहां पे एसेट्स की दो क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखी थी, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक लिखी थी बेटे इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। एग्जाम्पल क्या था बेटे इंटेंजिबल एसेट्स का? सर गुडविल, पेटेंट्स। ओके सर, कॉपीराइट्स,
तो बेटे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ये सारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जो सिर्फ आपको दिखाई दे रही है, सामने नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, ना आप इसको छू सकते हैं ना आप देख सकते हैं बेटे। जी सर। तो बेटे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू भी अगर कम हो जाए, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू के अंदर ग्रेजुअल और सिस्टमेटिक राइटिंग ऑफ होता है इंटेंजिबल एसेट, जैसे टाइम निकलता है बेटे उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू कम होती है बेटे, उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटे, मान लो आपके पास कॉपीराइट है, आपने कॉपीराइट परचेज किया है 10 लाख। बेटे भारत देश में कानून बना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो भारत देश में बेटे कानून बना है कि आप इस 10 लाख को अपनी बुक्स में से, बुक्स ऑफ अकाउंट से 10 साल के अंदर राइट ऑफ कर सकते हैं। मतलब इस एक्सपेंस को एक साथ नहीं दिखा सकते, आप इस एक्सपेंस को धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे बेटे इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर 10 साल के हिसाब से है तो आप हर साल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख रुपए से इसकी वैल्यू को कम करते जाएंगे और एक टाइम के बाद आकर इसकी वैल्यू आपकी बुक्स में 0 हो जाएगी बेटे। तो लेकिन ये है क्या सर? ये तो कॉपीराइट है। कॉपीराइट होती है इंटेंजिबल एसेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में अगर कमी आती है, इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में अगर कमी आती है तो उसको कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। ओके सर। इट इज अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक राइटिंग ऑफ intangible asset over its estimated useful life। आपसे एग्जाम में 1 मार्कर जरूर पूछा जाता है बेटे कि डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में क्या इफेक्ट होता है। ओके सर। बेटे अब एक वर्ड आता है डिप्लीशन। बेटे मान लो आप लोगों का काम है, आपके पास कोल माइंस है बेटे, कोयले की खदान है बेटे, आप वहां से एक्सट्रैक्ट करते हो कोयला। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां पे लाइफ टाइम कोयला आता रहेगा, कोल आता रहेगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब वहां पर कोल खत्म हो जाएगा बेटे, वहां पर एक्सट्रैक्शन का काम खत्म हो जाएगा। तो वहां पे धीरे धीरे उस नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू भी कम होती जा रही है बेटे, उसको कहा जाता है डिप्लीशन। मान लो मेरे को कहीं से पेट्रोल मिला बेटे, मैं वहां से पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि वहां लाइफ टाइम पेट्रोल निकलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वहां पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा बेटे, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है, मेरे हाथ में तो है नहीं। तो जब वो नेचुरल रिसोर्स वहां खत्म हो जाएगा बेटे, तो वो धीरे 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 उसके अंदर नेचुरल रिसोर्स कम होता जाएगा जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेटे, वो उसकी कमी कहते। तो बेटे एक्सट्रैक्शन से जो वहां पर टोटल अवेलेबल क्वांटिटी होती है मटेरियल की, वो कम होने लगती है, उसको डिप्लीशन कहा जाता है। तो बच्चे साथ साथ लिखेंगे, डिप्लीशन चार्ज is a measure of exhaustion, exhaustion of wasting acids such as extraction of material from mine, etc.
extraction reduces the available quantity of material. For example, extraction of coal from a coal mine is depletion of coal stock. Extraction of coal from a coal mine. Depletion charge is a measure of exhaustion of wasting assets, such as extraction of material from mine, etc. Extraction reduces, ये reduce करता है बेटे, किस बात को reduce करता है? Available quantity of material. For example, extraction of coal from a coal mine is depletion of coal stock. तो आपने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना बेटे, एक डेप्रिसिएशन, दूसरा एमोर्टाइजेशन और तीसरा बेटा डिप्लीशन. आप लोग जल्दी से नोट करें.